हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। आज फिर एक बार आपका आपके ही चैनल फिजिक्स ज्ञानम में स्वागत है आपका सभी का। तो बेटा, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी मैं आज प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो सभी प्रॉब्लम्स करने के बाद आप ये जान जाओगे कि इस लेसन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे वो कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। सो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। हर कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर यहाँ पे एक पुली लगी है। ये एक ब्लॉक है जो थ्रेड के साथ जिसके साथ थ्रेड लगी है, और वो पुली के ऊपर से होकर नीचे एक दूसरा ब्लॉक उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी अरेंजमेंट है। ठीक है ना। तो ये जो ब्लॉक है, इसका ए नेम लिख लेते हैं, दूसरे का बी। ए ब्लॉक ब्लॉक जो है उसका मास m1 है। बी ब्लॉक है जो उसका मास क्या है, m2 है। ठीक है ना। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये ब्लॉक ए पर कितनी फोर्स लगाएगा और इसका एंगल पता करना है इंक्लाइंड प्लेन का। कंडीशन ये दी हुई है कि ये जो ब्लॉक्स हैं ये रेस्ट में है, इनमें कोई मोशन नहीं है, यानी सिस्टम सारा किस में है, इक्विलिब्रियम में है। हमें क्या पता करना है, एक तो हमें पता करना है फोर्स exerted by inclined plane on the block, और दूसरा क्या पता करना है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ये हमने पता करना है। सो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी दोनों बॉडीज की, दोनों ब्लॉक्स की एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो पहले ये ऊपर वाले की बना लेते हैं। देखो ऐसे पड़ा है ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है, मास इसका कितना है, m1 मास है। तो इसकी एफबीडी बना लेते हैं। तो इस पे देखो, अब ये थ्रेड लगी है इस पे, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो सरफेस इस पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ये जो वेट है m1 जी, ये सरफेस पे लगा रहा है, और सरफेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इस पे फोर्स लगा रहा है, किस पे, ब्लॉक पे। और वो उस फोर्स को हम क्या कह देंगे, नॉर्मल कह देंगे। और ये तो आपको मालूम ही है, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा कैसे होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे इस डायग्राम को देखो आप, ये देखो, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है ना। तो दो लाइंस में एंगल थीटा है, अगर उन दोनों लाइंस पे हम जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जैसे ये नॉर्मल जो है, ये इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वेट वाली जो लाइन है, ये नीचे वाले सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इन दोनों में भी उतना ही एंगल होगा जितना कि सरफेस और हॉरिजेंटल लाइन में होगा। ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो लाइनों में कोई एंगल दिया हो, तो उन दोनों लाइनों पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये देखो, एक मैंने ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक नीचे की, तो उन दोनों में भी उतना ही एंगल आएगा जितना इन लाइंस में है। ठीक है ना। सो इसी चीज को बेस लेते हुए इनमें क्या एंगल आ जाएगा, एंगल थीटा आ जाएगा। और टेंशन भी एक्ट करेगी। टेंशन किस तरफ एक्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो पूरी थ्रेड में टेंशन सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि थ्रेड जो है हमें मासलेस दी हुई है। ठीक है। अगर थ्रेड मासलेस ना होती तो टेंशन जो है वो अलग अलग लेनी थी। चलो ठीक है। अब इसको रिजॉल्व करो, m1 जी को। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, mg cos थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, mg sin थीटा। ये कंपोनेंट आ गया।
ठीक है ना। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, अब ये बॉडी जो है रेस्ट पे है, दोनों बॉडी, ए बॉडी भी और बी बॉडी भी। हम ए बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। ये रेस्ट पे है, यानी कि नेट फोर्स पे कितनी लग रही है, 0 लग रही है। तो इसका मतलब क्या आएगा कि टी किसके इक्वल आ जाएगी, m1g साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। और अगर हम नॉर्मल को देखें, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स देखें, तो नॉर्मल किसके इक्वल आ जाएगी, m1g कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी, m1g कॉस थीटा। अब इसी तरह से बेटा एफबीडी बनाओ दूसरी बॉडी की, ये m2 मास है जिसका, इसकी अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगी, यहीं पे बना देता हूँ। ये तो एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और एक टेंशन एक्ट करेगी अपर डायरेक्शन में। तो इस बॉडी को अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू m2g, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो है नहीं, मोशन तो है नहीं, इसलिए टी किसके इक्वल आ जाएगी, m2g के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है एम टी इज इक्वल टू m2g, ये हम एक नंबर इक्वेशन में भर देंगे। ये देखो ये एक नंबर इक्वेशन है, इसमें इस टी की वैल्यू भर देंगे तो क्या आ जाएगा, m2g इज इक्वल टू m1g साइन थीटा। तो जी से जी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, m2 ओवर m1 के, और थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स m2 ओवर m1। तो इस तरह से बेटा हमने थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, यानी कि एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है वो हमने निकाल लिया। अब देखो एक एक आधा क्वेश्चन तो हमारा हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट करेंगे तो यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली टी, क्या हमने फाइंड आउट करना है, नॉर्मल निकालनी है। नॉर्मल वाली इक्वेशन कौन सी है, ये सेकंड इक्वेशन। तो नॉर्मल कितनी दी हुई है हमें, m1g cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा की अगर हमें वैल्यू मालूम पड़ जाए तो हम नॉर्मल निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो हमारे पास साइन थीटा कितना है, m2 ओवर m1। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका एंगल थीटा है। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, m2 ओवर m1, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया m2 और हाइपोटेन्यूज m1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ आप, तो इसका बेस कितना आ जाएगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालें तो क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कितना है, अंडर रूट m2 स्क्वायर माइनस, यानी अंडर रूट m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, m1 है। ये जो cos थीटा की वैल्यू है ये बेटा हम यहाँ पे भर देंगे, तो हमारी नॉर्मल क्या आ जाएगी, m1g cos थीटा कितना है, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर m1। और यहाँ पे देखो m1 से m1 जो है वो कैंसिल हो गया, और जो बाकी बच गया वो हमारी फोर्स आ जाती है जो ये इंक्लाइंड प्लेन इस बॉडी पे लगा रही है, ए बॉडी पे लगा रही है। तो बेटा इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो देखा आपने, न्यूटन्स लॉ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी एफबीडी आपको बनानी आनी चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए भी सिंपल मेथड है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं। वही हमने बना के ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया। तो बेटा मुझे आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो नाउ वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम जो है वो अब देखते हैं कि वो क्या है और कैसे सॉल्व करनी है। तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या करेंगे, जैसे मान लो ये एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, इसमें बॉडी पड़ी है एक, ठीक है, और इस बॉडी का जो मास है वो m है, m मास है इस बॉडी का। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि ये लिफ्ट जो है कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आए, कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आए कि ये ब्लॉक जो है लिफ्ट के सरफेस को mg/4 फोर्स से प्रेस करे। ठीक है ना, mg/4 फोर्स से प्रेस करे। जैसे अब इस वक्त मान लो अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो ये कितनी फोर्स से इसके सरफेस को प्रेस करेगा, तो ये करेगा mg फोर्स से। वो कह रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन हमने
डालनी है, यानी कि एलिवेटर को मूव कराना शुरू कर दिया विद एक्सेलेरेशन, मान लो ए से कराना शुरू कर दिया। वो कह रहा है कि ए की वैल्यू कितनी हो कि ये इसका जो मास है, ये जो ब्लॉक है, ये mg/4 फोर्स से इसे प्रेस करे, यानी कि इसका वेट जो है वो mg/4 हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा इसे सॉल्व करने के लिए हम फिर वही सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि लिफ्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लिफ्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। सो मान लेते हैं कि ए एक्सेलेरेशन वो एक्सेलेरेशन है जिस एक्सेलेरेशन से अगर ये लिफ्ट नीचे को जाएगी तो ये ब्लॉक जो है यो वो इसके सरफेस को कितनी फोर्स से प्रेस करेगा, mg/4 फोर्स से प्रेस करेगा। तो अब हमें मालूम ही है कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल उसमें ले जाएं, ठीक है ना, अगर एक्सेलरेटेड सिस्टम में ले जाएं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। जैसे कि ये जो है लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी इसमें फिक्स करेंगे तो वो भी एक्सेलरेटेड होगी और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम किसी बॉडी को देखते हैं तो उस पर सूडो फोर्स लगती है, और सूडो फोर्स देखो उसमें एक्सेलेरेशन पैदा करती है। वो उस बॉडी में एक्सेलेरेशन उस डायरेक्शन में पैदा होती है, यानी इक्वल एंड अपोजिट एक्सेलेरेशन पैदा होती है टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगी बॉडी में, ठीक है ना। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पैदा होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में पैदा होगी, ठीक है। सो जब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सूडो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने उसमें ये आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जितनी हो जाती है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन क्या है, ए है, तो बॉडी की भी एक्सेलरेशन ए होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस जाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना है तो आपको स्यूडो फोर्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता बेटा होना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपने वो कंसेप्ट भी क्लियर करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो स्यूडो फोर्स पे और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, उसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इस पे फिर एक्सेलेरेशन ए से ऊपर को मूव करेगा तो सूडो फोर्स कितनी लगेगी इस पे, अगर एक्सेलेरेशन ए है तो फोर्स कितनी लगेगी, एम ए। सो एम ए फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है ना। एक तो ये फोर्स लगेगी इस पे, एक क्या लगेगी, ये सरफेस इस पे लगाएगा, कितनी लगाएगा, एम इंटू जी। तो नेट फोर्स कितनी लगी इस पे, एम इंटू जी प्लस ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। जितनी फोर्स बेटा इस पे सरफेस लगाएगा ये उतनी ही सरफेस पे लगाएगा, यानी कि सरफेस पे ये कितनी फोर्स लगाएगा फिर, एम इंटू जी प्लस ए। यहाँ पे हमने न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू बॉडीज always exert equal and opposite forces on each other, to every action there is equal and opposite reaction, ठीक है ना। सो अगर इसको रिएक्शन g प्लस ए एम इंटू जी प्लस ए मिल रहा है तो ये एक्शन भी कितना कर रहा होगा, एम इंटू जी प्लस ए। सो इतना ही वेट ये इस पे यानी कि सरफेस पे फोर्स लगा रहा है इस वक्त, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें। मगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जब ए एक्सेलेरेशन से ये मूव करता है तो कितनी फोर्स लगाता है, mg/4। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम m इंटू जी प्लस ए को किसके इक्वल कर देंगे, mg/4 के इक्वल कर देंगे। m से m कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो a किसके इक्वल आ गया, g/4 माइनस जी के इक्वल आ गया, तो कितना आ गया, -3/4 जी के इक्वल आ गया। सो इतनी एक्सेलेरेशन से अगर लिफ्ट नीचे को आएगी तो ये जो ब्लॉक है ये इसके सरफेस को कितनी फोर्स से प्रेस करेगा। सो बेटा इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। सो बेटा इसमें हमारे तीन कंसेप्ट यूज हुए हैं, एक तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट यूज हुआ है, एक सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज हुआ है, और तीसरा कौन सा यूज हुआ है, न्यूटन्स
थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज हुआ है, ठीक है ना। अगर ये तीनों आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में लगेगा, ठीक है ना। मैंने दोबारा एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि लिफ्ट में एक ब्लॉक पड़ा है, लिफ्ट को किस एक्सेलेरेशन से हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें कि ये इसके ग्राउंड को, इसके सरफेस को mg/4 फोर्स से प्रेस करे, यानी कि ये इस पे इतना वेट डाले, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ए एक्सेलेरेशन वो एक्सेलेरेशन है जिससे अगर ये मूव करता है तो कितना वेट डालता है mg/4। जब ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे को आएगा तो ये कितना वेट इस पे डालेगा वो हमने कैलकुलेट किया m/g+a, मगर उसका वैल्यू हमें पहले ही दी हुई है mg/4 की, mg/4 डालेगा तो इसको हमने इसके इक्वल करके एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है वो निकाल ली। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है बेटा, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें हम एक न्यू कंस्ट्रेंट कंडीशन जो है वो देखेंगे कि कैसे अप्लाई होती है, और वो कंस्ट्रेंट कंडीशन जो है वो न्यूमेरिकल्स में बड़ी बार यूज होगी, बहुत ज़्यादा यूज होगी। वो कंस्ट्रेंट कंडीशन जो है वो हम थ्रेड पे लगाएंगे, थ्रेड पे कंस्ट्रेंट कंडीशन लगाते हैं। कंस्ट्रेंट क्या होती है बेटा? कंस्ट्रेंट कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम इम्पोज कर देते हैं सिस्टम पे, यहाँ पे हम थ्रेड पे करेंगे जिससे कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो कंस्ट्रेंट कंडीशन क्या है वो आज आपको पता लगेगी और वो आपने अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, ये थ्रेड है और यहाँ पे एक पुली है। थ्रेड पुली से पास होके नीचे एक ब्लॉक से अटैच्ड है, ये ब्लॉक से मैंने अटैच कर दी है, ठीक है। अब इस हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो ए एंड है, इस थ्रेड का ए एंड है वो तो फिक्स है, मगर दूसरा एंड जो है वो बी ब्लॉक से अटैच्ड है। हमने पुली पे फोर्स लगाई एफ इस डायरेक्शन में, पुली आगे को मूव करेगी, यानी पुली यहाँ से ऐसे आगे को मूव करेगी। तो पुली मूव कर गई, यहाँ से ऐसे आगे को मूव करेगी पुली। मान लो पुली यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर पुली एक्स डिस्टेंस से मूव करती है, एक्स डिस्टेंस से, तो ये ब्लॉक, अब देखो पुली जब आगे को जाएगी तो अंडरस्टूड ही है ये तो फिक्स है, ब्लॉक ब्लॉक वाली थ्रेड जो है वो खींचेगी ना आगे को, क्योंकि ये वाली थ्रेड जो है, ये वाला एंड जो है ये तो अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो फिर मूव कौन सा करेगा? जो फ्री है, फ्री कौन सा है? ये वाला एंड फ्री है, ये आगे को जाएगा। तो वो बोल रहा है कि ये कितना आगे को जाएगा, यानी कि ये मान लो बी डैश पोजीशन है, सो बी से बी डैश तक ये कितना मूव करेगा? अगर ये पुली जो है एक्स डिस्टेंस से मूव करती है तो ये ब्लॉक जो है ये कितने डिस्टेंस से मूव करेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उसने पूछा है। और उसने ये भी पूछा है कि ये जो पुली है इसमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है ना, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करो। सो क्वेश्चन कौन कौन से है? तो पहला क्वेश्चन तो हमें उसने ये किया है कि फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच ब्लॉक बी विल मूव। एक तो ये इसने क्वेश्चन किया है, दूसरा क्या किया है? फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, पुली में कितनी एक्सेलरेशन है। ये उसने दो क्वेश्चन किए हैं, तो ये कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं अब। तो बेटा ये देखो इसमें कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, पुली जो है ऐसे इस पे थ्रेड लगी, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन को लग रही है, तो टेंशन किस डायरेक्शन को लगेगी? एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, अगर हम पुली की बनाएं एफ बी डी। और अगर हम ब्लॉक की बनाएं तो इस पे टेंशन लगेगी इस डायरेक्शन में, टेंशन ही लगेगी। इसका मास कितना है? मास इसका मान लेते हैं एम है, एम ब्लॉक का मास एम है, और ये पुली जो है ये मासलेस है, यानी पुली जो है ये मासलेस है
मासलेस, और जो ब्लॉक है उसका मास कितना है, उसका मास m हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। सो ये हमने एफबीडी बना ली दोनों की। अब देखो एक कंडीशन है, वो क्या है कि जब हम सिस्टम को मूव करेंगे तो क्या होगा, ये पुली मूव करेगी और ये ब्लॉक मूव करेगा, यानी कि हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं ना, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क स्टोर होता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी हमें मालूम है दो ही तरह की होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। या तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है या पोटेंशियल एनर्जी में। और दोनों के फार्मूले क्या होते हैं, एक का हाफ एम बी स्क्वायर होता है और एक का एम जी है, यानी कि दोनों में एम यूज होता है, इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे हमें पुली मासलेस दी है और थ्रेड भी क्या दिया है, मासलेस दिया है। थ्रेड भी जो है वो भी मासलेस दिया है। तो जब थ्रेड का भी मास जीरो है, पुली का भी मास जीरो है, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, जीरो होगी, कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। इसलिए टोटल वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल हम लिखेंगे, क्योंकि टोटल वर्क डन किसके इक्वल आता है, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी तो स्टोर हुई नहीं, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली कंस्ट्रेंट कंडीशन जो है हमने यहाँ पे लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर। चलो करते हैं फिर। पहले हम ये इसका कर लेते हैं, पुली का। पुली पे देखो कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स पुली पे कितनी लग रही है, 2t फोर्स लग रही है, ठीक है ना। टी ऊपर टी नीचे, ये 2t के बराबर आ गई। ये 2t के बराबर मैंने कैसे ली, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ तो क्या बनता है, क्योंकि पुली आगे को जा रही है ना, इसका मतलब फोर्स ज्यादा है, इसमें -2t की है, किसके इक्वल आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा ना। मगर पुली तो मासलेस है, इसका मास तो जीरो है, तो F-2t किसके इक्वल आ गया, जीरो के। तो F किसके इक्वल आ जाएगा, 2t के इक्वल आ जाएगा। सो मैंने यहाँ से लिखा कि F किसके इक्वल है, 2t के इक्वल है। सो फोर्स इसके इक्वल आ गया। तो पुली को इस पोजीशन से इस पोजीशन पर एक्स डिस्टेंस से हमने डिस्प्लेस किया, तो कितना वर्क डन आएगा, वर्क डन टू डिस्प्लेस पुली कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स कितनी है, 2t है, और डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये आ गया, ठीक है ना। वर्क कितना आ जाएगा, 2t इंटू एक्स आ गया। तो इसी तरह से हमने ब्लॉक को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ा वो कैलकुलेट करेंगे। अब ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है, t लग रही है ना, तो कितना आ जाएगा, t इंटू वाई। हमें नहीं मालूम कितना डिस्टेंस इसने मूव किया, उसे क्या लिख लेते हैं, वाई लिख लेते हैं। कितना डिस्टेंस मूव किया हमने, वाई लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो नेट वर्क डन कितना हुआ, पुली को जितना डिस्प्लेस किया, ब्लॉक को जितना डिस्प्लेस किया, ये किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। जीरो के इक्वल क्यों आएगा, मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी तो स्टोर हुई नहीं, इसलिए वर्क डन टोटल कितना आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पे वैल्यूज भर दो आप, ये आ गया 2t इंटू एक्स प्लस टी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी वाई किसके इक्वल आ गया, 2t एक्स के इक्वल आ गया। तो y किसके इक्वल आ गया, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, 2x के इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। ये माइनस का साइन आएगा, मगर माइनस का साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो हमने तो मैग्नीट्यूड ही बताना है, इसलिए हम y की वैल्यू किसके इक्वल ले लेते हैं, 2x के इक्वल ले लेते हैं। तो यानी कि ये जो ब्लॉक है, जब ये पुली x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगी तो ब्लॉक कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, 2x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। इसमें अब हम एक और रिजल्ट को ड्राइव करेंगे। जैसे आपको पता है कि y किसके इक्वल आ गया, 2x के। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। जब डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो ये y क्या है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है। सो ब्लॉक की वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली। और फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो तो हमें एक्सेलेरेशन मिल जाएगी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इसके इक्वल आ गई 2 इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ पुली, ठीक है ना। यानी कि पुली की जो एक्सेलेरेशन है वो ब्लॉक की एक्सेलेरेशन का हाफ है, ठीक है ना। ये वाला कंसेप्ट हमने नेक्स्ट में यूज करना है, किस चीज के लिए, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करने के लिए, कि ये जो पुली है इसमें कितनी एक्सेलेरेशन है, ठीक है ना। तो अब देखो फिर दोबारा ये वाली इक्वेशंस जो हैं हम ये यूज करेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के लिए। ये जैसे देखो ये वाली इक्वेशन को देखो, एक नंबर इक्वेशन को, तो एफ किसके इक्वल आई है, 2t के। तो टी किसके इक्वल आ गई, एफ ओवर 2 के इक्वल आ गई। अब ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन आप बी ब्लॉक के लिए लिखो। बी ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे आप, फॉर ब्लॉक बी,
इस पे टेंशन लग रही है और तो कोई फोर्स लग नहीं रही, तो ये यही इसमें एक्सेलेरेशन पैदा करेगी। तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई इसमें, मान लो m इंटू ए के इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो t की वैल्यू भरो यहाँ से, तो t कितना आ गया f/2 इज इक्वल टू एम ए, और a किसके इक्वल आ गया f/2m के इक्वल आ गया। ये एक्सेलेरेशन किसकी आ गई, ये एक्सेलेरेशन आई है ब्लॉक की। अब हमने पुली की निकालनी है, तो यहाँ पे देखो मैंने शो किया है कि ब्लॉक की एक्सेलेरेशन कितनी होगी, ट्वाइस इंटू पुली, और पुली की एक्सेलेरेशन कितनी होगी, जितनी ब्लॉक की है उसका हाफ कर देंगे हम। यहाँ पे हमें ब्लॉक की मिल गई है, तो पुली की एक्सेलेरेशन क्या होगी, इसका हम हाफ कर देंगे, यानी कि f/4m हमारा आंसर आएगा। सो इस तरह से हम पुली की जो एक्सेलेरेशन है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड थे, ये हमने किए हैं। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपने वो सॉल्व करना है, और उसका आंसर मुझे आप लिख के भेजिएगा कमेंट्स में। मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपने सही किया या नहीं, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन ये है, मान लो ये एलिवेटर है, कोई लिफ्ट है, ठीक है ना। इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे एक ब्लॉक पड़ा है, ठीक। अब ये इसका जो बेस है, बेस इंक्लाइन प्लेन का, इसकी लेंथ l है, और ये जो लिफ्ट है ये a एक्सेलेरेशन से नीचे को, सॉरी ऊपर को नहीं, नीचे को जा रही है। a एक्सेलेरेशन से ऊपर को ही ले लो, नीचे को फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऊपर को ही ले लो कि ये जो लिफ्ट है ए एक्सेलेरेशन से ऊपर को जा रही है। तो आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि इस ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा टॉप से बॉटम तक आने में, यानी ऊपर से नीचे तक आने में, इस इंक्लाइन प्लेन के इस ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय, फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये ट्राई करना। इसमें न्यूटन्स के लॉ भी लगेंगे, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट भी लगेगा, एफबीडी भी बनानी पड़ेगी। ये तीन चार कंसेप्ट ही हर क्वेश्चन में लगते हैं। सो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे जो भी आपको समस्या आती है मेरे साथ डिस्कस करनी है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस का। अब आगे और मैं आपको प्रॉब्लम्स नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करनी है, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में अप्रोच करते हैं। तो आप देखते रहना, और इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना बेटा, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।